Hello everyone, so welcome to yours YouTube channel SCAT. So today's session number 2 on important current affairs, especially the weekly current affairs for all the OMIT exams, especially CMAT, XAT, MAT and TISSNET. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें आज के इस शानदार सेशन को, जिसमें हम कवर करेंगे 15th ऑफ फेब से लेकर 21st ऑफ फेब के कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो बेसिकली स्टूडेंट आज का हमारा एजेंडा क्या होने जा रहा है? व्हाट वी कवर इन द टुडे सेशन, दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इनिशियली स्टार्ट विद द वीकली करंट अफेयर्स, कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीक। दिस वीक इन फोकस, आज इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज इन फोकस क्या था, क्या कंट्रोवर्सी थी, उसको हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, उस न्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे। Third, important days in Feb. There are so many different days observed in a Feb, जो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेसिकली उसका वेटेज 1 नंबर का है, लेकिन देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेज इन Feb, उसको आज हम लिस्ट आउट करने जा रहे हैं। एंड स्पेशली द लास्ट वन फॉर यू, द क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड आई होप स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन is based on recent appointment. कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो रिसेंटली स्टूडेंट आपको पता है अभी रिजल्ट आए हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के। द क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्वर्न इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एज सच दिल्ली अ यूनियन टेरिटरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इज नॉट अ स्टेट। सेकेंड, रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, उसके रिजल्ट आए हैं। तो हु बिकम दी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत न्यूज में भी था, बट देयर आर सम ऑप्शन जो बहुत क्लोज वन है, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि न्यूज में कोई और होता है और बन कोई और जाता है, और हम कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलत मार्क भी कर देते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रवेश सिंह वर्मा, सेकेंड रेखा गुप्ता, third one is Manoj Tiwari, and the fourth one is Ravi Kishan. So the correct answer happens to be option number B, रेखा गुप्ता। पहली बार एमएलए बनी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और पहली बार में ही इन्हें बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए, शी इज बेसिकली द 4th वुमेन इन दिल्ली हु बिकम द चीफ मिनिस्टर। इससे पहले सुषमा स्वराज 98 में फ्रॉम बीजेपी 15 सालों तक रही है, शीला दीक्षित फ्रॉम कांग्रेस, और अभी रिसेंटली जो बनी थी वो थी आतिशी फ्रॉम आम आदमी पार्टी। और द 4th वन बिकम दी रेखा गुप्ता। ओके, तो रेखा गुप्ता बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है सिंस 1996 से। वो डूसू बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भी वो प्रेसिडेंट रह चुकी है। उसके अलावा उनका एक अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर रहा है, और उसके बारे में आप लोग जरूर कभी समय मिले तो पढ़ना जरूर। ओके, तो रेखा गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। और एज सच थोड़ा सा हम यूनियन टेरिटरी को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देयर आर टोटल हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया? देयर आर टोटल ऑफ 8 यूटीज इन इंडिया। कितनी यूटीज है? 8। उन 8 यूटीज में से नॉट इन एवरी यूटी, देयर आर सम यूटीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। So there are how many such 3 UTs in India? Name: Jammu and Kashmir, second Delhi, third Pondicherry. क्लियर? इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द यूटीज है उसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और ध्यान रखें, इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 8 में यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिफाइन कर रखा है। अंडर द आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक यूटीज को डिफाइन किया गया है। एंड डेफिनेटली देयर आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर द 239। 239 बेसिकली एन आर्टिकल फॉर एडमिनिस्टर्ड बाय एडमिनिस्टर। Who is basically the administrator? Administrator is basically the LG, Lieutenant Governor. Okay,
क्योंकि बाकी जितनी भी यूटीज है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, लेकिन यहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो वो यूटीज जहां पर एलजी अपॉइंट होते हैं, तो एलजी इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड दैट पर्टिकुलरली द पर्सन इज अ एजेंट वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट्स वाई द पर्सन इन न्यूज में हम, और इस पर्टिकुलर न्यूज के अकॉर्डिंग हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो 239A, that particular article for parliament have the power to enact or to basically appoint LG or the council of minister। या तो LG अपॉइंट होंगे या फिर COM होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज 239AA, Delhi as UT in NCT। तो दिल्ली बेसिकली पार्ट है नेशनल कैपिटल रीजन का, दैट इज डिफाइंड अंडर दी आर्टिकल 239AA। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई ये होल कॉन्सेप्ट आपको यहां पर आज समझ में आ चुका है। न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उससे रिलेटेड हमने सारे बैकग्राउंड्स को कवर कर लिया है। दिल्ली इज बेसिकली यूटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यमुना रिवर। यमुना रिवर पर ये सिचुएटेड है। और अभी जो करंटली एलजी है वो वीके सक्सेना है, वीके सक्सेना। ओके, चलिए, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंड ओपेक प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेक क्या चीज है? ओपेक, स्टूडेंट प्लीज नोट, ओपेक इज नथिंग बट इट इज बेसिकली एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू those countries who produce petrol, okay, the full form becomes organization of petroleum exporting countries, are those countries जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है उसे हम कहते हैं ओपेक कंट्रीज कहते हैं। इंडिया इज नॉट एन ओपेक कंट्री बट कुवैत इज, यस, वेनेजुएला, ईरान, इराक, ये सब वो देश हैं जो ओपेक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ओपेक में हाउ मेनी सच मेंबर्स? 12 मेंबर्स आर देयर, बट इन ओपेक प्लस देयर आर 11 मेंबर्स। तो ओपेक प्लस में ओपेक मेंबर तो होंगे होंगे, उसके अलावा देयर आर सम अदर मेंबर्स। इज इट ओके? तो रिसेंटली अभी कौन सा देश ओपेक प्लस का मेंबर बना है? द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। तो ब्राजील इज बेसिकली जस्ट an ऑब्जर्वर स्टेट but not committing to cut the production of oil। वो केवल एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह ऐड हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम ऑयल का प्रोडक्शन कट करेंगे। ओके, तो ओपेक आर दोज नेशन, ओपेक आर द नेशन, बेसिकली ग्रुप ऑफ नेशंस जो मार्केट में ऑयल की प्राइस को रेगुलेट करते हैं। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सप्लाई करना है, ये सब डिसाइड कौन करता है दुनिया के अंदर? ओपेक कंट्रीज। ओके, तो ओपेक का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना के अंदर, वियना। तो ब्राजील इज रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ओपेक प्लस। क्लियर? वैसे ओपेक की शुरुआत 1960 में बगदाद में की गई थी। शुरुआत में ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला आर द मेंबर्स। 5 मेंबर्स आर देयर initially, but now it become total 12 such members in the OPEC group। चलिए, now move on to the question number 3। Which union minister inaugurated the West Recycling and Climate Change 2025 conference? Your options are Jyotiraditya Scindia, Amit Shah, Chirag Paswan या भूपेंद्र यादव। So within the option, the correct answer happens to be option is D, भूपेंद्र यादव, because भूपेंद्र यादव is currently the Minister of Environment, Forest and the Climate Change। और यहाँ बात आ रही है वेस्ट रिसाइकलिंग की, it means environment। So which union minister inaugurate? The correct answer is option number D। So these are just a one liner question जिसके पीछे कोई ज्यादा बैकग्राउंड डिटेल होती नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि which minister is basically inaugurated this summit or the conference? The correct answer is भूपेंद्र यादव। ओके, ज्योतिरादित्य सिंधिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, अमित शाह डेफिनेटली होम मिनिस्टर है, और द लास्ट थर्ड वन इज चिराग पासवान, द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत फिल्टर्ड क्वेश्चन है, जो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में
फेस करने का मौका मिलेगा। और जिन के स्टूडेंट्स के एग्जाम ओमेट के हैं, टारगेट जो ओमेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो नवंबर दिसंबर तक के लिए अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग कर लें। चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, ऑन विच रिवर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली इनॉग्रेट एन आइलैंड वाटरवे टर्मिनल? तो आइलैंड वाटरवे टर्मिनल क्या है? जैसे इंडिया में देयर आर सम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, एयर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है। इन द सेम वे वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे हम कहते हैं इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। उसमें पहला इनलैंड वाटरवे जो है वो वन है, फ्रॉम गंगा से लेकर गंगा रिवर और फ्रॉम वाराणसी से लेकर हल्दिया तक है। ऑन विच रिवर? गंगा। हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। सेकेंड जो वाटरवे बना है वो ब्रह्मपुत्रा पे बना है। तो ऑन विच रिवर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली इनॉग्रेट? तो सर्बानंद सोनोवाल इज बेसिकली द पोर्ट शिपिंग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो उन्हीं के सुपरविजन में एक नया इनलैंड वाटरवे टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया। ऑन विच रिवर? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम तिब्बत, इंडिया में आती है फ्रॉम इन अरुणाचल प्रदेश, उसे दिहांग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और गुवाहाटी में आके ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। डन। एंड दिस इज बेसिकली द रिवर जिसे तिब्बत में यार्लुंग रिवर के नाम से जानते हैं। यार्लुंग रिवर कहते हैं इसको। विद इन द ऑप्शन आंसर इज डी। आई होप इट इज ओके एवरीवन। समझ में आ गया यहां तक? लिखते भी चले साथ साथ, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हम पैरेलली बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द रिवर नेम इज गंगा, इसको पद्मा रिवर भी कहते हैं। यमुना इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कावेरी को हम साउथ ऑफ गंगा, गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं इसको। तो दीज आर सम बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। Under the AI of entrepreneurship initiative launched by the government of India, how many lakh youth are targeted to be trained? तो AI बहुत न्यूज में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली अंडर द AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितने लाख यूथ को, युवाओं को इसमें कवर किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा? तो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज 4 लाख। 4 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट वो एआई को इफेक्टिवली यूज कर सके और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके वो एडवांसमेंट के काम कर सके। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनररी नाइटहुड इन द यूके? किस पर्सन को इसमें से यूके का ऑनररी टाइटल दिया गया है, नाइटहुड? ओके, बेसिकली आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन विद यूके, so that एक पर्सन को यहां पर ये टाइटल दिया गया। योर ऑप्शंस आर अमित शाह, रघुराम राजन, एन चंद्रशेखरन या अरविंद केजरीवाल। तो विद इन द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं, टीसीएस के जो चेयरपर्सन है वो है एन चंद्रशेखरन। ओके, तो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन। टाटा ट्रस्ट न्यूज में था बिकॉज ऑफ रिसेंटली रतन टाटा की डेथ हो गई थी। टाटा ट्रस्ट के जो नए चेयरमैन बने हैं नियोल टाटा। ओके, तो ये टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन हैं। एन चंद्रशेखरन इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के फाउंडर हैं, उनको भी अवार्ड मिल चुका है। तो बेसिकली यूके भारत को अगर दे रहा है तो बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर बिजनेस ट्रेड। So that's why एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने के कारण this basically award given to the person name is N Chandrasekharan. Is it okay everyone? I hope it is okay. Perfect. Very nice. चलिए, now move on to the next question, question number 7. Read the question and try to answer. Question is, which ministry is organizing the Prime Minister Yoga Award 2025? Yoga Award. तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने योगा अवार्ड किस मंत्रालय के थ्रू दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
So please mention into the comment box who is currently the Minister of Ayush. आयुष इज बेसिकली मिनिस्ट्री 2014 में से शुरू किया गया था. A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी. बेसिकली इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम था उसे वापस से रिजनोवेट किया गया so दैट हम लोग एलोपैथी के साथ, होम्योपैथी के साथ आयुर्वेदा, यूनानी टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट पॉलिसी, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को भी हम यूज कर सके और अपने आप को क्योर कर सके. तो दैट्स वाई योगा के लिए अवार्ड दिया गया. बाय विच मिनिस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. चलिए, तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Who inaugurated the Adi Mahotsav 2025 in New Delhi? This is basically one of the biggest Mahotsav or the festival for the tribal peoples. New Delhi में से organize किया गया था. By whom? Definitely the President of India, Draupadi Murmu. Draupadi Murmu basically आर्टिकल नंबर 52 में इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर. चलिए नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर. द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव was inaugurated by the President of India, Srimati Draupadi Murmu in New Delhi. Next, try to answer. India is conducting the 6th edition of the joint military exercise Dharma Guardian with which country? Dharma Guardian is basically one of the military exercise between the two countries. So please mention India with which country. Your options are Vietnam, Russia, Singapore or Japan. Yes. So within the option, the correct answer is Dharma Guardian, Japan. Okay. So Dharma Guardian एक military exercise है between India and Japan. Can you tell me, is there any other exercise जिसका military exercise between India और Japan? तो correct answer is Malabar exercise. वैसे Malabar exercise 4 देशों की एक joint military exercise है और उन 4 में एक हो गया इंडिया, सेकेंड वन इज जापान, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वन इज यूएस. तो पहले 3 ही कंट्रीज थे, अब चौथी कंट्री ऐड हो गई है और वो है ऑस्ट्रेलिया. इट ओके? इसके अलावा सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है. मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? अग्नि वॉरियर. रशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्र. ओके? और चाइना के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड. नेपाल के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण. क्लियर है? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्री और द अदर कंट्री. चलिए, now move on to the question number 10, the last question of the day. Dash Foundation Day is observed annually on Feb 20 to commemorate the northeastern state attainment of statehood in 1987. Attainment of statehood 1987 में किस पर्टिकुलर स्टेट को स्टेटहुड का, राज्य का दर्जा दिया गया? तो योर ऑप्शंस आर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड बोथ ए एंड बी. So basically the correct answer is option number D, both A and B. Okay, so basically on the same date 20th of Feb 1987 को ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का टाइटल दिया गया. बट ध्यान रखो, स्टेटस दिया गया. इन द सेम ईयर 1987 में गोवा इज ऑल्सो टू रिसीव स्टेटहुड. ओके, वैसे ही 1961 में फ्री हो गया था फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल, और मतलब बेसिकली लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट थे, 19 दिसंबर 1961 को पोर्तुगीज से फ्री हो गया था, लेकिन 1987 में जाके इसको स्टेटहुड का टाइटल दिया गया. ओके, तो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आर बेसिकली वन ऑफ द स्टेट्स इन 7 सिस्टर्स. नॉर्थ ईस्टर्न जो जितने भी स्टेट हैं उसमें अगर हम बेसिकली देखा जाए तो सिक्किम को अगर छोड़ दें, सिक्किम को, ओके, सिक्किम को अगर छोड़ दें तो 1,
2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ओके, तो दीज आर द 7 स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। इसमें ध्यान रखें सिक्किम नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जिसकी कैपिटल ईटानगर है, सेकेंड मिजोरम है जिसकी कैपिटल ऐजवाल है, ये दोनों 1987 में ही स्टेटहुड टाइटल इन्होंने लिया है। क्लियर? गोवा का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 19 दिसंबर 1961 लिबरेशन वॉर, ऑपरेशन विजय, 1987 में उसे स्टेटहुड टाइटल दिया गया। यस, प्लीज रीड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Yes, so now move on to the second part of the today's weekly current affairs, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं some important fab important days. Okay, so these are very important days for the exams point of view और just for the knowledge point of view ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेज क्या मनाए जाते हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट वन इज द 1st of Feb, यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था। साल भर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनियन बजट को प्रेजेंट कब करते हैं? 1st of Feb, फर्स्ट डेट ऑफ द फेब। 2nd Feb इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4th इज बेसिकली द वर्ल्ड कैंसर डे, 4th Feb वर्ल्ड कैंसर डे, ध्यान रखना है। 13th Feb सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी वी ऑब्जर्व्ड एज वुमेन्स डे। ओके, मिजोरम का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 21st, क्योंकि आज हमारा सेशन 21st of Feb को है, टुडे द डे ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस। ओके, तो इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे। और लास्ट डेट ऑफ द फेब इज बेसिकली द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे वी ऑब्जर्व ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फेब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेज हैं एज पर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विथ योर जस्ट जनरल नॉलेज के तौर पर कि फैब के इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम में क्या क्या बन सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द वीक इन फोकस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी with the appointment of the CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो वो कंट्रोवर्सी क्या है, उस पूरी कंट्रोवर्सी को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि राजीव कुमार जो अभी करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर जो नए CEC बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के लिए ये या बेसिकली अपॉइंटमेंट क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो ही इज बेसिकली द ज्ञानेश कुमार। कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है राहुल गांधी की तरफ से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इसमें रोल क्या है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान देना, CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है 324 आर्टिकल के तहत, अंडर द आर्टिकल 324। ध्यान रखिए CEC में देयर आर टोटल ऑफ 3 members. Previously it was only 1, but now 3. These 3 are 1 plus 2. 1 is the CEC, Chief Election Commission, and 2 are the Election Commissioner. Okay? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? डायरेक्शन देना, सुपरिटेंडेंस देना, ट्रांसपेरेंसी रखना लोकसभा के इलेक्शंस में, राज्यसभा के इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। तो ये सुपरिटेंडेंस कौन करता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, CEC। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अभी तक हो क्या रहा था, बिफोर अगर हम बात करें कुछ 2000 से पहले या उससे और पहले की,
तो प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली द होल सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट द सीईसी विदाउट एनी डिस्कशन विद एनी ऑफ द पर्सन। किसी से डिस्कशन नहीं होगा, डायरेक्टली राष्ट्र प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा उसे सीईसी बना देगा। चलो ये तो फेयर था भी नहीं वैसे भी। फिर जो प्रोसेस 2023 में आना शुरू हुई वो प्रोसेस ये है कि पीएम होंगे, एक तो एक कमेटी अपॉइंट होगी, उस कमेटी में पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी अभी, और तीसरा है वो होने चाहिए सीजेआई, ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंट्रोवर्सी क्या हुई कि ये पूरा कमेटी अभी तक एनरोल हुई ही नहीं, ये एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं, उससे पहले ही जो ज्ञानेश कुमार है उनको नया सीईसी बना दिया। होना ये था, अपॉइंट हो चुके हैं ज्ञानेश कुमार, तो बीच में जो कंट्रोवर्सी आई कि गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है कमेटी बनाते हैं, पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, प्लस यहां पर एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे, क्योंकि हर चीज चलती मेजॉरिटी पर। लीडर ऑफ अपोजिशन कभी भी प्राइम मिनिस्टर को फेवर नहीं करेंगे, सीजेआई का कोई भरोसा नहीं, वो न्यूट्रल पर्सन है। तो इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट अगर मेजोरिटी लॉस कर जाएगा तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग किसी सीईसी को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, पीएम तो ठीक है और मिनिस्टर वही अपॉइंट होगा जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे, तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर मेजोरिटी लाएंगे और एलओपी उसमें पीछे हट जाएंगे। तो होना ये था, हो ये गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ही नहीं, उससे पहले बन गए ज्ञानेश कुमार द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर है सबको? ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट रहेगा 6 साल, 6 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, जो पहले हो जाएगी तब तक ये अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो दैट्स व्हाई दिस वीक इन फोकस ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन। डन? चलिए, तो अब बारी है आपकी, द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। ट्राई करें, जरूर बताएं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा भी। डैश हैज मेड अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मॉडर्नाइजिंग इट्स एविएशन सेक्टर by introducing the electronic personal license for flight crew. Which country become the after China? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वैसे पहली कंट्री दुनिया में चाइना है। आफ्टर चाइना which country become the second in the list by introducing the electronic personal license for the flight crew? So your options are China, India, US and Japan. Definitely China हो नहीं सकता, और इसके अलावा बचे हैं इंडिया, यूएस एंड जापान। तो प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। सेशन कैसा लगा प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। लाइक जरूर करें, शेयर तो आप लोग डेफिनेटली कर ही रहे हैं, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीक कुछ और इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के साथ। वीक इन फोकस, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज, चैनल पे बने रहें, बहुत सारी न्यूज आने वाली है इफेक्टिवली, स्पेशली फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट कीप इन टच, स्टे ब्लेस्ड, thank you so much, bye bye।